हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रैंडम वेरिएबल और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये समझने के लिए हमें किसी भी क्वेश्चन में तीन चीजें पता लगानी पड़ेगी। सबसे पहले कि एक्सपेरिमेंट क्या है, यानी उस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, राइट? जैसे कई बार बोलते हैं कि 2 balls आर ड्रॉन, तो दैट मीन्स 2 बॉल्स को ड्रॉ करना वो एक्सपेरिमेंट होता है। सेकेंड इज टारगेटेड इवेंट। ये टारगेटेड इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपने 2 बॉल्स ड्रॉ की तो उसमें से रेड कितनी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ये रेड बॉल का आना ये इवेंट है, राइट? और थर्ड है पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट, यानी ये वाले जो इवेंट है इसी की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, अब ये जो थर्ड वाला होता है ना, पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट, इसी को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। आई नो बिल्कुल आसानी से समझ नहीं आएगा जब तक हम 3-4 एग्जाम्पल्स नहीं करते। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपको बोला हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब यहां पे पहले आपको एक्सपेरिमेंट पहचानना है कि क्या एक्सपेरिमेंट यहां पे हो रहा है, क्या किया जा रहा है। यहां पे 3 टॉस कर रहे हैं, तो यहां पे जो एक्सपेरिमेंट है वो है 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सेकेंड इज इवेंट। इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। किसकी प्रोबेबिलिटी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो दिस इज द इवेंट। इवेंट इज हेड्स, हेड्स का आना, कितने हेड्स आते हैं। अब तीसरा रैंडम वेरिएबल किसे हम बोलते हैं? इस इवेंट के ये क्या है, ये नंबर ऑफ हेड्स है। इस इवेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है। अगर हम एक्सपेरिमेंट को 3 बार कर रहे हैं, यानी कि कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो इस इवेंट की यानी नंबर ऑफ हेड्स की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। 3 बार कॉइन टॉस करने पे नंबर ऑफ हेड्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी। अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स कितना कितना आ सकता है। हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 में से 2 बार हेड आए, या 1 बार हेड आए, या हो सकता है 1 बार भी हेड ना आए। तो ये है रैंडम वेरिएबल। तो ये दिस इज वेरिएबल। सो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होंगी इस केस में। ठीक है, चलिए किसी और केस में चलते हैं। ऐसे हमें अभी 3-4 एग्जांपल्स करने पड़ेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सो एज आई टोल्ड यू, यही होता है रैंडम वेरिएबल। सो चलिए नेक्स्ट। 2 balls are drawn from 3 red and 4 black balls। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो बेटा यहाँ पे अभी मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा आपको कि वो कैसे करनी है, अभी मैं सिर्फ आपको रैंडम वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, इस केस में एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट हो रहा है 2 balls आर ड्रॉन, राइट? 2 balls आर ड्रॉन, तो ये है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इवेंट क्या है? इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाए। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे इवेंट है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, और आपको थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट वो बतानी है। बेटा अगर 2 balls ड्रॉ हुई हैं तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो सकती है उन 2 balls में। क्योंकि टोटल 4 balls थी, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, 2 balls ड्रॉ की है, दोनों की दोनों ब्लैक हो सकता है दोनों में से एक ब्लैक हो, और हो सकता है कि एक भी ब्लैक ना हो। तो ये इस केस में रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज।
ठीक है, और ये रैंडम वेरिएबल तभी काउंट होगा अगर ये सबको इंक्लूड कर ले, सबके सबको। ठीक है, चलिए एक और केस लेते हैं। इस केस में मैं मान लेता हूं कि देयर इज अ बॉक्स जिसमें देयर आर फ्यू स्लिप्स मान लो या टोकन्स मान लो, जो मर्जी करो। इस पे कुछ नंबर्स पॉइंटेड है, इन पे ये 1 है, ये -2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, आपसे बोला गया है अ टोकन इज ड्रॉन, find the probability distribution of number on token। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या है, यहां पे एक्सपेरिमेंट है अ टोकन इज ड्रॉन, एक टोकन ड्रॉ करना है। और इवेंट क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी, यहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है, नंबर ऑन टोकन, नंबर ऑन टोकन। अब रैंडम वेरिएबल, आप बताइए पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इवेंट की पॉसिबिलिटी। इवेंट क्या है, नंबर ऑन टोकन। नंबर ऑन टोकन क्या क्या हो सकता है, अगर आपने एक कॉइन ड्रॉ किया, एक टोकन ड्रॉ किया, तो हो सकता है ये वाला टोकन ड्रॉ हो जाए तो रैंडम वेरिएबल 1 हो जाएगा, ये ड्रॉ हुआ तो -2 हो जाएगा, ये ड्रॉ होने पे 3 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, फिर 2 भी हो सकता है और 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की, समझ आया? तो ये होता है रैंडम वेरिएबल। अब हम चलते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इजी हो जाता है अगर आपको रैंडम वेरिएबल मालूम है किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जितने भी रैंडम वेरिएबल है उन सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो मैं यहां पे जैसे कर लेता हूं, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑन टोकन। तो यहां पे जो x है वो एक तरह से रैंडम वेरिएबल है। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हो सकती है, अगर मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो -2 1 2 3, ये। ठीक है, अब हमें इन सब की प्रोबेबिलिटीज चाहिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ -2, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 यानी इसमें से जो आपने टोकन निकाला है वो -2 लिखा हुआ है उसके ऊपर। नाउ आउट ऑफ 6 हाउ मेनी टोकन्स आर देयर जिनके ऊपर -2 लिखा है, एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। -2 के अलावा और 1 हो सकता था, कितने टोकन्स पे 1 पॉइंटेड है यहाँ पे, 2, तो इसकी 2/6। कटिंग कर सकते हैं, अगेन मैं कर नहीं रहा हूं अभी। फिर उसके बाद रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 भी हो सकती है, कितने टोकन्स पे 2 है, ओनली 1 पे, तो 1/6। और लास्ट है कितने टोकन पे 3 है, तो 3 वाले 2 है, तो इसलिए 2/6, राइट। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, टेबुलर फॉर्म में कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या है और उन सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो ये होता है टेबुलर फॉर्म। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, -2 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 इज 1/6, 1 की प्रोबेबिलिटी है 2/6, 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और 3 की प्रोबेबिलिटी है 2/6। अब एक बात आप नोटिस करिए कि ये अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूं, राइट, सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ जाएगा, ये 1 + 2 + 1 + 2 ऐड करके आ जाएगा 6/6 यानी कि 1। तो अगर x रैंडम वेरिएबल है तो उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होगा। ये आप याद रख सकते हैं, हमेशा याद रखना है। इस टाइप का 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपको ऐसा टेबल दे दिया हो और टेबल में देख के बताना हो कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं x। अब देखो x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, बट जो भी इनकी प्रोबेबिलिटीज होंगी वो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो दैट मीन्स आपने या तो यहाँ पे कोई रैंडम वेरिएबल छोड़ दिया है, तो सारे केसेस कवर नहीं किए, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हम बोलते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट, तो सारी पॉसिबिलिटीज लेनी है। अगर हमने सारी पॉसिबिलिटी नहीं ली तो इसका मतलब, अगर जैसे मैं यहां से 3 हटा दूं तो फिर ये x को मैं रैंडम वेरिएबल नहीं बोल सकता हूं। तो रैंडम वेरिएबल जो है वो पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ द
इवेंट होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अब मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं, आपको समझ आ गया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पहचानना है, इवेंट पहचानना है, और उसके बाद उस इवेंट की पॉसिबिलिटीज को पहचानना है। ये आप 3-4 क्वेश्चंस में अगर बार बार करेंगे तो उसके बाद यू विल नोटिस कि आपको शायद ये नोट भी नहीं करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, आप इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ते ही उसके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बताने लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? यहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है 3 कॉइन्स को टॉस करना, ठीक है। और इवेंट क्या है? इवेंट है नंबर ऑफ टेल्स। तो बेटा फिर रैंडम वेरिएबल आपको बताना होगा। अगर 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ टेल्स कितने कितने आ सकते हैं? लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स, सो दैट मीन्स एक्स कितना हो सकता है? ये इन 3 टॉसेज है, ठीक है। 3 टॉसेज या फिर ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स, दोनों के आउटकम जो है वो सेम ही होंगे, सैंपल स्पेस सेम ही बनेगा। तो अगर मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो उसमें टेल्स हो सकता है 1 बार भी ना आया हो, यानी तीनों बार हेड आ गया। यहां हो सकता है 1 बार टेल आया हो, यहां हो सकता है 2 बार टेल आया हो, यहां हो सकता है तीनों बार टेल्स आया हो। तो ये है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल है। अगर आपको लग रहा है हमने सारे केसेस कवर कर लिए हैं तो ये रैंडम वेरिएबल है। नंबर ऑफ टेल्स के हिसाब से यही पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं या फिर 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं। अब हम इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपने सैंपल स्पेस बना रखा है तो, मगर अगर आपने सैंपल स्पेस नहीं भी बनाया तब भी हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जीरो का मतलब है कि आपका एक भी बार टेल्स नहीं आया। एक भी बार टेल्स नहीं आया तो इसका मतलब हर बार आपका क्या आया होगा? हेड्स आया होगा, राइट। तो इसका मतलब है यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 लेना है, तीनों बार हेड आया, ठीक है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 1/2 1/2, तो 1/8 बन जाएगा। और तो अगर हम सैंपल स्पेस बना ले तो आप डायरेक्ट देख के बता पाएंगे कि 1/8 है, बट आपको इस तरह से करने की आदत डालनी है सभी क्वेश्चंस में, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आप सैंपल स्पेस नहीं बना पाएंगे। बहुत ज्यादा वैल्यूज अगर हो 100 या उससे भी ज्यादा वैल्यूज, तो सैंपल स्पेस बनाना मुश्किल हो जाता है बहुत। तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी 1 बार टेल्स आया, तो 1 बार टेल्स आया होगा तो इसका मतलब 2 बार हेड्स आया होगा, ठीक है। अब ये जो टेल्स आया है ये जरूरी थोड़े ना कि 3rd प्लेस पे ही आएगा, ये 2nd पे भी आ सकता है, ये 1st पे भी आ सकता है। सो दैट मीन देयर विल बी 3 केसेस। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे हेड की 1/2 और टेल्स की भी 1/2, तो ये मिला के 3/8 हो जाएगा। अगेन सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग अगर वहां से देख के आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले 1 हेड की, तो 8 में से डायरेक्ट आप देख पाएंगे कि 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें 1 टेल्स आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 2 टेल्स का मतलब है 1 हेड है और 2 टेल है, यानी हेड जो है वो जरूरी नहीं है 1st प्लेस पे आए, वो 2nd या 3rd पे भी आ सकता है। तो दैट मीन्स अगेन 3 केसेस बनेंगे इसके, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम 3/8 ही आ जाएगी। और लास्ट है तीनों बार टेल्स आया, तीनों बार टेल्स यानी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये 1/8 कैसे होगी? जैसे 1/2 1/2 1/2 मिला के 1/8 हो गया। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। इसको मैं टैबुलर फॉर्म में लिख देता हूं। ये x की वैल्यूज में लिख रहा हूं, x की वैल्यूज है 0 1 2 3। अब यहां पे मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज को लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज है 0 की है 1/8, 1 की प्रोबेबिलिटी है 3/8, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 और 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/8। इस तरह से मैंने टेबल बना दिया। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इनको ऐड भी करके देख सकते हो, क्लियरली यू विल फाइंड आउट कि इनका सम जो है वो 1 आ रहा है।
तो ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ और चीजें भी आगे एडवांस में पूछी जा सकती है। मैं इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर रहा हूं। अब अगर आपसे पूछ ले ऑल्सो फाइंड मीन, मीन फाइंड करना है आपने। बेटा मीन को हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, राइट, या फिर EX भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने मीन निकालना है जिसे हम एक्सपेक्टेशन या EX भी बोल सकते हैं। तो बेटा अब मैं आगे आपको बता दूं कि जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम ऐसे भी लिखते हैं जैसा कि अभी मैंने वहां पे दिखाया। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा PIXI, यानी प्रोबेबिलिटीज को उनके रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका टोटल सम लेना है। तो ये जो है ये XI है और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये PI है। तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा PIXI का, जिसमें मैं XI को PI से मल्टीप्लाई करता रहूंगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3/8, इनको मल्टीप्लाई करने पे 6/8, इनको मल्टीप्लाई करने पे 3/8। तो अगर मुझे सिग्मा PIXI करना है यानी इन सबका सम चाहिए मुझे, 0, 3/8, 6/8 और 3/8। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 12/8 आता है, विच इज 3/2, तो 1.5। अब ये 1.5 आने का क्या मीनिंग है? 1.5 आने का मीनिंग है कि जब आप 3 बार कॉइन्स को टॉस करते हो तो ऑन एन एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, 3 बार टॉस करने पे ऑन एन एवरेज 1.5 टाइम्स नंबर ऑफ टेल्स आएगा, मतलब टेल्स आएंगे 1.5 टाइम्स 3 में से, ठीक है। तो ये होता है मीन। मीन के अलावा आपसे वेरिएंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वेरिएंस को हम VARX इससे डिनोट करते हैं। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा PIXI स्क्वायर माइनस सिग्मा PIXI होल स्क्वायर। तो यानी आपको एक तो सिग्मा PIXI चाहिए जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कॉलम चाहिए होगा जिसमें PI को XI स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमें XI का पहले स्क्वायर करना है, फिर उसे PI से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 0 का स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को 1/8 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि XI का स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई करने पे 3/8 आएगा। अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12/8। और अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 9 होता है, 9 को अगर आप 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/8 इसका आंसर आ जाता है। तो ये PIXI स्क्वायर आ गया, मुझे इसका टोटल चाहिए। टोटल आप जान सकते हैं क्या आएगा, अगर तीनों का डिनोमिनेटर 8 है, एलसीएम विल बी 8 और 3 + 12 ऐड करके आएगा 15, 15 + 9 होता है 24। तो यानी कि 24 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 3। तो यानी कि सिग्मा PIXI स्क्वायर की वैल्यू 3 है, जबकि सिग्मा PIXI स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? देखिए 1.5 को आप पहले क्या लिखेंगे 3/2 ना कटिंग करके, बाद में 1.5 आया, तो मैं फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे डालना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर भी करना है, तो ये बनेगा 9/4। नाउ यू कैन टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12 - 9 विच इज 3/4। सो द आंसर इज 0.75। तो ये मीन भी निकल गया, वेरिएंस भी निकल गया। अब एक ही और चीज बची है, वो भी मैं इसी में ही कवर कर देता हूं, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ये सिग्मा का सिंबल भी हम यूज करते हैं। तो बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो हमें वेरिएंस का स्क्वायर रूट चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू के बजाय फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करूंगा 3/4। देखिए 3 तो रूट में ही रहेगा जबकि 4 बाहर आ जाएगा,
अब 3√3 की वैल्यू जो होती है 1.732 ले सकते हैं, डिवाइड बाय 2 करने पे अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 0.866। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो मैंने इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन तीनों कवर करके दिखा दिए। एक और चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि वेरिएंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, e(x²) माइनस e(x का होल स्क्वायर। e(x²) का यही मीनिंग है, जब भी किसी के साथ e लग जाए तो दैट मीन्स उसको प्रोबेबिलिटी से p से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब p को x² से मल्टीप्लाई करना है, तभी ये बना है pi(xi²। यहां पे सिर्फ ex है, यानी p को x से करना है, जो कि ये किया हुआ है, और उसका होल स्क्वायर करना है। तो वेरिएंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद ये क्लास हम रैप अप करते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी 15 स्टूडेंट्स की ये एजेस दे रखी हैं आपको, राइट। अ स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडमली एंड द एज इज रिकॉर्डेड। एक स्टूडेंट को चूज करके उसकी एज रिकॉर्ड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज करना है और उसकी एज रिकॉर्ड करनी है। और यहाँ पे इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है एज ऑफ स्टूडेंट्स की, ठीक है, स्टूडेंट की एज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए ये अगर इवेंट है एज ऑफ स्टूडेंट, तो इस इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? एज ऑफ अ स्टूडेंट क्या क्या हो सकती है? आप देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट एजेस दे रखी हैं। तो मैं इसी को ही रैंडम वेरिएबल लूंगा। Let x denotes age of a student. So that means x की वैल्यूज क्या क्या मुझे दिख रही हैं? सबसे मिनिमम वैल्यू जो मैं देख सकता हूं 14 है, राइट। 14 के बाद 15 है, देन 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है और 20 भी है। 20 के बाद 21 भी है, and that's it. So these all are the values. Now मुझे एक टेबल बनाना है क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें सारी वैल्यूज लिखूंगा। 14, then we have 15, 16, 17, 18, 19, 20 and then we have 21. तो ये मैंने रैंडम वेरिएबल्स लिखे। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो px क्या आएगा? 14। अब आप काउंट करिए, आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 14 है? 1, 2 एंड दैट्स इट। तो दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/15। टोटल 15 स्टूडेंट्स है। 15 एज कितने स्टूडेंट्स की है? 1 एंड देन दैट्स इट, जस्ट 1। तो 1/15। 16 कितने स्टूडेंट्स की है? यहां पे एक बार आ रहा है 16, 2 बार आ रहा है और बस 2 बार, तो 2/15। 17 काउंट करेंगे, 1 टाइम 2, 3। सो देयर आर 3 स्टूडेंट जिनकी एज 17 है। ओके, 18 एज कितनों की है? ऊपर कोई नहीं है, यहां पे एक है, सो देयर इज ओनली 1। देन 19 एज 1, 2 and that's it, 2/15. 20 age 1, 2, 3 and that's it, 3/15 and then 21 एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है और बस 1/15। अब कैसे पता चलेगा हमने किसी को छोड़ तो नहीं दिया? आपको मालूम है ना रैंडम वेरिएबल कैसे चेक करते हैं? सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। लेट अस कैलकुलेट। सम कर लेता हूं मैं, सभी का बेस तो 15 ही है, तो 2 + 1 3 होता है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15। सो दैट मीन्स सिग्मा px जो है वो आपका 15/15 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, राइट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक तरीके से हो चुकी है।
अब इस क्वेश्चन में आगे मीन या वेरिएंस भी पूछा जा सकता है, दो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। मीन में तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, बट अगर हमें वेरिएंस फाइंड करना होगा तो वेरिएंस में एक्स का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर करके देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जैसे स्टार्ट दे देता हूं इसकी, कि अगर हमें मीन फाइंड करना हो या एक्सपेक्टेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई। तो ये एक्स आई है, ये पी आई है, तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा पी आई एक्स आई का, जिसमें मैं ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो ये एक्स आई को पी आई से करेंगे 14 टू द 28/15, देन 15 मैं कैंसिल नहीं करूंगा, 16 टू द 32/15, 17 3 द 51/15, 18 1 द 18/15, 19 to the 38/15, 23 the 60/15 एंड देन 21/15। अब आप देख सकते हो इनको ऐड करना थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की, राइट। तो ये वैल्यू विल बी समवेयर बिटवीन 14 to 21, क्योंकि मिनिमम एज 14 है, मैक्सिमम 21 है, तो इनका मीन बीच में ही कहीं पे आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास में कवर होने वाले सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर होंगे, समझ आ गए होंगे। हमने इसमें रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो सीखा था पहले। ठीक है, रैंडम वेरिएबल पहचानने के लिए हमने क्या क्या किया था, सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट पहचानना है, देन इवेंट पहचानना है, फिर उसी इवेंट के जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसी को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने करना है, सीख ही लिया। इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा हमें, जिसमें सारे रैंडम वेरिएबल भी लिखेंगे और साथ ही साथ उन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज भी लिखेंगे, तो ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी सीख लिया। अच्छा, मैं एक लास्ट में क्लास रैप अप करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी हमने इस क्वेश्चन से पहले 3 कॉइन्स वाला क्वेश्चन किया था। अगर वो 3 कॉइन्स के अलावा मान लीजिए 6 कॉइन्स हो या 7 कॉइन्स हो, तो आपको केसेस बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 6 कॉइन्स है और 2 हेड्स वाले केस बना रहे हो, तो जैसे हमने जब प्रोबेबिलिटी निकाली थी तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे कि कितने केसेस बनाएंगे, तो एक केसेस समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। वैसे ये वाले टॉपिक जिसमें एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा बार वो इवेंट किया जा रहा है, जैसे नंबर ऑफ टॉसेस जो है वो 5 है या 6 है या 7 है या और भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ऐसे केस में हम बर्नौलीज ट्रायल का यूज करते हैं या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका एक और नाम भी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो टॉपिक कवर करूंगा। तब तक आप कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।